प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के संदर्भ में बाध्यता है हमारी कि आज हम दिल्ली चुनाव पर बात करें। यूं अभी अभी संसद में देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर भाषण हुआ है। तमाम बातें उन्होंने उस पर कही है। कोशिश करेंगे कि उस पर आने वाले समय में हम किसी रूप में चर्चा कर पाए। पर आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निर्णायक दिन है। निर्णायक दिन इसलिए है क्योंकि आज कत्ल की रात है। कल सुबह मतदाताओं के द्वारा एक बार फिर यह फैसला लिया जाना है कि वह आने वाले 5 साल के लिए दिल्ली का जैसा भी भविष्य है किसके हवाले करने जा रहे हैं। जैसा भी भविष्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में बहुत कुछ अब रहा नहीं है, पर फिर भी चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से सत्तारूढ़ है, ऐसे में दिल्ली विधानसभा में भाजपा की पराजय निश्चित रूप से उसे बड़ा सालती है। दिल्ली को जीते हुए भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 32 साल हो चुके हैं। 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीता था और 1998 से 27 साल तक लगातार हारने का सिलसिला चला आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मानो अपना सब कुछ दिल्ली में झोंक दिया है। यह चुनाव सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल में तब्दील हो रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल तक जिस दिल्ली पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, उसको आकलन में कोई भी राजनीतिक प्रेक्षक सत्ता के नजदीक भी नहीं देख पाता है। और ऐसे में राजनीतिक समीक्षकों की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, अपना खाता तक खोल पाने में नाकाम रही है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा आज का विषय है फैसले की घड़ी, दिल्ली किसके संग खड़ी। तय है कि परिणाम जो भी आएगा, पर आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री परिणाम आने के बाद नहीं रहेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि बहुमत आया तो अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं, तमाम दावे प्रति दावे हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, इनके साथ में दिल्ली के मतदाताओं को फैसला लिया जाना है। हमें आज समीक्षा ये करनी है कि आखिर इस चुनाव के वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर कल दिल्ली में मतदाताओं के द्वारा फैसला लिए जाने की उम्मीद हमें करनी चाहिए। हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के इस महत्वपूर्ण मौके पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। चुनाव के संदर्भ में नहीं, बल्कि जीवन के संदर्भ में इस विचार को अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उस भावना के तहत हम इस विचार को आपसे साझा करते हैं। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कितनी विचारवान बात इतनी सहजता के साथ कही है। क्या ये सहज बात को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं? ये सवाल है। इस सवाल की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान। महिमा सिंह जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की कुशाग्र प्रवक्ता हैं, लगातार दिल्ली की चर्चाओं में हमारे साथ जुड़ी रही हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी है, भारतीय जनता पार्टी के धारदार प्रवक्ता हैं, वह एक बार फिर हमारे साथ हैं। विक्रमजीत पासी जी हैं, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से ही अपना परचम देश में फहराया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हासिल किया है। उसके प्रवक्ता हैं विक्रमजीत पासी, वो हमारे साथ हैं। और जब ऐसे नाजुक मसले हों और श्रवण गर्ग जी जैसा मूर्धन्य पत्रकार संपादक हमारे साथ हो, तो चर्चा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। विदेश प्रवास से लौटने के बाद श्रवण गर्ग जी अब हमारे साथ हैं। स्वागत है श्रवण जी आपका इस चर्चा के तहत। और शुरुआत भी आज चर्चा की आपसे ही करना चाहते हैं। राजनीतिक दल तो अपने अपने दावे करेंगे, उन दावों को हम सुनेंगे ही, पर इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव को पहले के मायने में कितना अलग और किस तरीके का आप देख पा रहे हैं, ये जानने में निजी तौर पर मेरी और मेरे दर्शकों की दिलचस्पी है। तो शुरुआत आपसे श्रवण जी, आज के ओपनिंग बैट्समैन आप ही हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग बैट्समैन है, 0 पर आउट होने के लिए भी तैयार है। हमारे कोहली साहब और रोहित शर्मा इस मामले में काफी अगुवाई कर चुके हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। देखिए, दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी के नाक के नीचे हैं वो 2014 से
और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मोदी जी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब देश भर में तो वो, महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, जिस तरह से उन्होंने जिताया। दूसरा मुद्दा ये है दिल्ली में कि राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव के जरिए अपनी फिर से वापसी देख रहे हैं, सड़कों पर वापसी देख रहे हैं। और प्रियंका जी के संसद में आने के बाद वो भी जिस तरह से प्रचार कर रही हैं, तो ये कांग्रेस के लिए भी एक वापसी का मौका है। हालांकि आपने कहा है कि जो मुकाबला है सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ। बहुत सारी नाराजगियां हैं, कई वर्गों की नाराजगी है, कुछ एक्यूमुलेटेड नाराजगी है। और दूसरा मुद्दा यह है कि एक फीलिंग यह है कि अरविंद केजरीवाल को हराना क्यों जरूरी है, या उनका सत्ता से जाना क्यों जरूरी है, जो कि कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला, राहुल गांधी को बेईमान बताया पोस्टर्स में, तो क्या इंडिया ब्लॉक के भी खिलाफ वो काम कर रहे हैं। ये जो चुनाव है इस कई लिहाज से मैं मानता हूं बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और निश्चित रूप से जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। पर मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोट शेयर का फर्क है वो करीबन 15% का है। जी। अगर आपने जैसा कहा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताया, कितने सालों से वो सत्ता में नहीं है। अगर आप देखें तो बीजेपी का वोट शेयर कंसिस्टेंट रहा है, जी। 32 से 38% रहा है। उसमें कोई कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। जो वोट शेयर बढ़ा है पिछले 10 सालों में, या कहें तो 13 के बाद, वो आम आदमी का बढ़ा है और वो कांग्रेस के वोट शेयर पे उन्होंने कब्जा किया है। इस चुनाव में हिमांशु जी देखना यह है कि कांग्रेस अपना वोट शेयर कितना प्रतिशत वापस ले लेती है, पहली चीज। जी। दूसरी चीज ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कितना आम आदमी पार्टी की पॉपुलरिटी में सेंध लगाकर उनके वोट शेयर को कम करती है। और तीसरा ये कि बीजेपी का वोट शेयर कितना बढ़ता है। ये अगर 15% का फर्क पैदा हो जाए इन तीनों चीजों के कारण, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई बहुत ज्यादा फर्क रहेगा नहीं। श्रवण जी, मैं थोड़ा दूसरे मुद्दे पर आपसे टिप्पणी चाहता हूं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में केंद्र में रहे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ताकत बनकर, और केजरीवाल ने भूमिका निभाई आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर। क्या आप इस आकलन के साथ हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल ताकत नहीं बल्कि कमजोरी के रूप में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और जो अरविंद केजरीवाल आरोप की राजनीति करते थे वो इस बार आरोप से घिरे रहे और सफाई देने की मुद्रा में रहे, यहां तक रहे कि उन्हें यह भी कहना पड़ा कि हां, हमसे ये काम नहीं हो पाए, आगे कर देंगे। इस बदलाव के संदर्भ में, इस परिस्थिति के संदर्भ में आपकी दृष्टि अगर मिले तो उसके बाद में फिर मैं महिमा सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। देखिए, जो मेरा आकलन है, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो पिछले जब से आम आदमी पार्टी का आंदोलन चला तब से मेरा तो इन्वॉल्वमेंट भी रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। वो एक डिसरप्शन की पॉलिटिक्स करते रहे हैं जी। पूरी की पूरी। और वो जब तक सत्ता में रहे तब भी आपने देखा कि कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स उनकी चलती रही पूरे टाइम पे। आप अगर देखें कि जो स्थिति लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्यों वाली दूसरी जगह है, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर है, एक उदाहरण के लिए, जी।
आप वहां के मुख्यमंत्री को किस तरह की पॉलिटिक्स करते हुए देखते हैं? एक लगातार कॉन्फ्रंटेशन की मुद्रा में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। और ऑफ लेट तो उनका जो हमला है इंडिया ब्लॉक पर भी है जी कि वो इंडिया ब्लॉक के भी खिलाफ हो गए। तो अरविंद केजरीवाल अगर कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ही चलाते हैं दिल्ली में, तो फिर उनको क्यों होना चाहिए सत्ता में? अगर उनके प्रति नाराजगी क्यों नहीं होना चाहिए लोगों में? और उनको उनको क्यों बने रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल इस समय दिल्ली के मतदाताओं के सामने है कि उनको चॉइस ये है जी कि उनको क्या चाहिए। मतलब मुफ्त की सारी चीजें चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो जिसमें डेमोक्रेसी का एलिमेंट भी हो, और उसमें थोड़ा सा जो उनके कैरेक्टर में डिक्टेटरशिप का एलिमेंट है। अरविंद केजरीवाल के, अगर आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के समय से ही उन्होंने जिस तरह से अपने सहयोगियों को बाहर किया, जी जितने लोगों को, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, आशुतोष हो, तमाम लोगों को बाहर किया, तो वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं पार्टी में भी और विपक्ष के बीच भी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनका कॉन्फ्रंटेशन समझ में आता है जी या मोदी से नाराजगी समझ में आती है, पर उनकी नाराजगी का जो विस्तार है वो अपने ही लोगों के बीच भी है। तो ऐसे में एक लगता है कि हम केजरीवाल जी पर किस तरह का भरोसा करें, या ममता बनर्जी पर किस तरह का भरोसा करें कि वो भी जिस तरह की कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करती हैं। तो एक जो केजरीवाल जी को लेकर जो रिजर्वेशंस हैं वो काफी गंभीर किस्म के हैं। जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जीत रही है, मैं ये कह रहा हूं कि जो इस समय चुनाव में मुद्दे हैं वो काफी सीरियस हैं। और उसमें मैं मतलब प्रधानमंत्री का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक ऐसा पक्ष ले रहा हूं कि केजरीवाल की जरूरत इस समय क्या है? मतलब वो सत्ता में है कि सत्ता के बाहर? बाहर है। कुल मिलाकर श्रवण गर्ग जी की बातचीत से निकल के ही आ रहा है, जो मेरी समझ है, कि अरविंद केजरीवाल मुश्किल में है। हार ही रहे ऐसा श्रवण जी नहीं कह रहे, भाजपा जीत रही है ऐसा भी श्रवण जी नहीं कह रहे हैं। पर महिमा जी, दिक्कत ये कि श्रवण जी कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं कह रहे। आप इस बात से कितनी परेशान हैं? कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं जाग रही, निर्णायक मोड़ पर हैं। क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस ने चाहा ही नहीं कि हमें महत्वपूर्ण माना जाए? राहुल गांधी आखिरी दौर में प्रचार के लिए निकले, बेचारे संदीप दीक्षित केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ऐलान ही करते रहे कि आएंगे राहुल जी, आएंगे राहुल जी, स्थगित हो जाते थे दौरे। प्रियंका गांधी कहाँ कहाँ नहीं घूमती थी, दिल्ली में बहुत कम घूमी महिमा जी। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, अरविंद केजरीवाल रह जाएं, भले ही आपके खिलाफ जितना भी बोलते बालते रहे हों। तो इसी भूमिका में है कांग्रेस, या महिमा जी का नजरिया कुछ और है हमारे को जाहिर करने के लिए? जय हिंद। डॉक्टर द्विवेदी, आपने जो प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न से और उस विचार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। जी मैंने आपके शो पर पहले भी कई बार बताया है, और जमीन से हमारे कार्यकर्ता और नेता भी लगातार ये दावा कर रहे हैं, और यही नतीजा भी होगा 8 तारीख को, कि कांग्रेस एक बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर दिल्ली में आने वाली है। आपने कहा कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी नहीं दिखे। मैं तो समझती हूँ कि पिछले 1 महीने में निरंतर, चाहे वो यमुना की बात हो, चाहे वो दिल्ली में कानून की जो स्थिति है उसकी बात हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर एक आम आदमी की, महिलाओं की बात हो, उसको निरंतर हमारे सभी नेताओं ने उठाया है। प्रियंका गांधी जी, राहुल जी और खड़गे जी ने निरंतर रैलियां की हैं, और चाहे छोटे से छोटे कार्यक्रम हो, बड़े हो, हर जगह वो हिस्सा लेते रहे। राहुल गांधी जी तो आप ये देखेंगे कि पिछले चंद महीनों में कभी दिल्ली की सब्जी मंडी में,
कभी दिल्ली की जो हमारी बहनें हैं जो छोटे व्यापार चला रही हैं अपने स्तर पर, कभी उनके साथ, कभी मैकेनिक्स के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ आपको निरंतर वार्ता करते हुए दिखाई दिए। तो ये जो है ना, ये शोर शराबा करना, ये शोषा करना और छींटाकशी करना, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी को ही शोभा देता है। ये दोनों पार्टियां जो नूरा कुश्ती कर रही हैं, उसी नूरा कुश्ती को हम चर्चाओं में भी सुन रहे हैं। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तो कहानी और उसका फसाना इतना सा है कि छींटाकशी से शुरू हुई थी 10 साल पहले और छींटाकशी पर ही खत्म हो जाएगी। जी। आपने अपनी स्टोरी में बखूबी बताया कि किस तरह से आज अरविंद केजरीवाल छींटाकशी की भेंट चढ़ने की कगार पर खड़े हुए हैं। जी। और रही बात भाजपा की, तो देखिए भाजपा की कहानी जो शुरू हुई थी वो परवेश वर्मा के नोट बांटने से शुरू हुई थी जी। और अब बोटी बांटने पर आ गई है। कल रात को आपने देखा कि पटपड़गंज के अंदर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो शराब और बोटी यानी कि मीट, चिकन बांटते हुए वहां पर दिखाई दिए। तो ये दोनों पार्टियां इस सत्ता पर काबिज होने के लिए, एक पार्टी तो ऐसी है जिसका वजूद वो जानते हैं मिटने जा रहा है, और दूसरी पार्टी जो है वो पिछले कई दशकों से सत्ता पर काबिज होने के लिए बेकरार है। तो ऐसे में ये जाहिर है डॉक्टर द्विवेदी कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है, भले ही साइलेंट हो, भले ही हमारा शोर, हमारी ऑप्टिक्स आपको भाजपा और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती की तरह नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन इन दोनों के कैंपेन की जो दुर्गंध है ना, वो जैसे राहुल जी ने कल वो गंदे पानी की बोतल खोली थी ना मंच के ऊपर जी। और उसकी दुर्गंध वहां फैल गई थी, उसी तरह इनकी गंदी राजनीति की दुर्गंध दिल्ली की सड़कों पर फैली हुई है। जो इनकी नूरा कुश्ती की भेंट चढ़ गए दिल्ली के वोटर के अधिकार जीएनसीटीडी एक्ट के माध्यम से, उस कहानी का अंत होने जा रहा है। अच्छा महिमा जी, एक बात बताओ, मुझे एक जिज्ञासा है आपसे। दिल्ली में जब भी लोगों से बात करता हूं ना, तो लोग भाजपा की उम्मीद कांग्रेस को मिलने वाले वोटों के साथ देख रहे हैं। पहली बार मैंने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, अपने पत्रकारिता के दौर में, देखा कि भाजपाइयों की बड़ी इच्छा है कि कांग्रेसियों को ठीक ठाक वोट मिले। ये भाजपाइयों की इच्छा कितना पूरा करने जा रही है कांग्रेस? मैं आपके सवाल का जो एसेंस है वो नहीं समझ पाई हूँ। आप जरा दोबारा दोहराइए अपने सवाल को। भाजपा अरे बड़ा भाजपाइयों सरल सा है महिमा जी, आप तो बहुत कुशाग्र प्रवक्ता है, ना समझे ये तो मैं मान ही नहीं सकता। दिल्ली के समीकरण में सबका मानना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अगर ठीक ठाक वोट ले ले तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा ने पहली बार इस अभिलाषा के साथ चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की कि कांग्रेस मुकाबले में रहे। भाजपा की इन कोशिशों को, भाजपा की इन उम्मीदों को कांग्रेस कितना पूरा कर रही है, मेरा मासूम सा सवाल है महिमा जी। उम्मीद करता हूं आप मेरी जिज्ञासा का कुछ समाधान करेंगी। मैं आपके सवाल को सुनते हुए इस बात से असमंजस में हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट के ऊपर यदि आशा जता रही है और ऐसा सोच रही है, ऐसी आशा लगा रही है कि हमको वोट मिलेंगे तो वो सत्ता में आ जाएंगे, तो उनको पिछले कई दशकों का अपना इतिहास देखना चाहिए और उनको ये भी देखना चाहिए कि 15 साल जिस पार्टी ने दिल्ली के ऊपर न सिर्फ बड़े सुचारू रूप से शासन किया, दिल्ली के लोगों को उनके अधिकारों को मुहैया कराया, दिल्ली के लोगों की प्रबल आवाज बनी हमारी मुख्यमंत्री उस समय की शीला दीक्षित जी, जिनके ऊपर छींटाकशी करके आम आदमी पार्टी वजूद में आई। कैग रिपोर्ट के ऊपर कैग रिपोर्ट ला करके उस समय ये लोग जो है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी का तो जो सृजन ही हुआ है वो उसके जो सृजन करता है वो आरएसएस और भाजपा ही है। तो इसलिए ये यदि ऐसा समझते हैं, ऐसी आशा लगा रहे हैं कि लोग कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को अपना वोट देने जा रहे हैं या कांग्रेस को वोट देने के बहाने से ये वोट की जो जो गणित है उसको बदल लेंगे, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खोखली आशा है। बहुत और ही ये खोखली आशा ये महिमा जी का कहना है, पर शायद महिमा जी को करेक्शन की जरूरत हो। विक्रमजीत पासी जी के पास चलते हैं, वो शायद मदद कर सके हमारी। क्या कहते हैं विक्रम जी? भाजपा की इस उम्मीद के संदर्भ में, भाजपा की इस कोशिश के संदर्भ में, दिल्ली की सियासत के समीकरण के संदर्भ में प्रवेश वर्मा की जीत इस बात पर निर्भर करती है कि संदीप दीक्षित को वोट कितने मिलने वाले हैं। ऐसे हिसाब हम दिल्ली की सड़कों पर बहुत देख रहे हैं विक्रम जी।
आप इस गणित के साथ इत्तेफाक रखते हैं या आपकी ना इत्तेफाकी है और आप महिमा जी के विचारों के साथ खड़े हुए हैं? डॉक्टर हिमांशु जी, आपको भी, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एक चीज देखिए आपने दोनों पार्टियों, बीजेपी कहती है हम तो तब जीत पाएंगे अगर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को कुछ वोट मिल जाएं। अच्छा, कांग्रेस क्या कहती है जी कि जी हम तो पहले से अच्छा करेंगे, पर कितना ये भी नहीं बता पाते। हम दावे के साथ कहते हैं कि चौथी बार केजरीवाल आम आदमी पार्टी की फिर आ रही है बाहर, दिल्ली में आप देखोगे आम आदमी पार्टी की सरकार। अब आपने स्टार्टिंग में एक हिमांशु जी बड़ी अच्छी बात कही कि 32 साल, ये हम चर्चा कर रहे हैं कि 32 साल बाद क्या भाजपा आएगी। 5 साल बाद फिर हम चर्चा करेंगे क्या 37 साल हो गए भाजपा फिर आएगी, ये आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात संदीप दीक्षित जी वाला, कल भी मैं एक चैनल पे बैठा था हिमांशु जी, वहां भी यही बात हो रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे नहीं अच्छी वोट लेंगे संदीप दीक्षित की। मतलब इनका जो मेन चेहरा है वो भी कुछ वोट लेंगे तक सीमित है कांग्रेस का। और दूसरी बात महिमा जी कह रहे थे, हमारे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के, कहते हैं जी आम आदमी पार्टी का सृजन आरएसएस से हुआ, कांग्रेस के विरोध में हुआ और लाचार थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी की, फिर इंडिया अलायंस में भी इकट्ठे चले। मतलब कांग्रेस इतनी लाचार हो चुकी है। अब एक चीज बताता हूं, चंडीगढ़ का अभी इलेक्शन होके हटा मेयर में, बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाए, कांग्रेस ने बीजेपी का मेयर बनाने के लिए पूरी सपोर्ट दी और दिल्ली में भी इनकी यही इच्छा है कि बस बीजेपी का साथ दे दो जितना हो सकता है। मुनूना कुश्ती कर रही है बीजेपी और कांग्रेस। लुधियाना में भी कांग्रेस चली गई थी बीजेपी के पास कि जी इकट्ठे होकर कर लें। ये तो होगा एक एस्पेक्ट। दूसरा, श्रवण गर्ग जी ने जो बात की, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा कहूंगा। इन्होंने कहा कि कन्फ्रंटेशन रखी आम आदमी पार्टी, और ये मुद्दे हैं, मुद्दे ये नहीं है। मुद्दा दिल्ली का लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को 25,000 रुपया महीना के करीब राहत दी है, बिजली में, फ्री शिक्षा में, फ्री पानी से, फ्री इलाज से, फ्री बस सफर से। और उनको विश्वास भी है कि केजरीवाल जी हैं जो ग्रंथियों को, पुजारियों को देंगे, केजरीवाल जी ही हैं जो संजीवनी योजना लेके आएंगे, महिला सम्मान योजना लेके आएंगे, जो कहते हैं वो करेंगे। अब बात करते हैं बीजेपी की, जो कन्फ्रंटेशन की। कन्फ्रंटेशन शुरू किसने की? नोटिफिकेशन कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट तक के वर्डिक्ट के बाद रातों रात नोटिफिकेशन कौन लेके आया? केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली के लोगों के हक रोकने के लिए, उनकी राहतें रोकने के लिए लगातार कार्य किसने किया? एलजी के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। हमने तो ये कहा कि उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और हमने चाहे सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे स्ट्रगल की, दिल्ली के लोगों को हक दिलवाए। तीसरी बात, एक बात कर लेते हैं हम लगातार, ये कह रहे हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं। देखो, कुछ काम अगर हमसे रह गए या कमी रह गई, केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा, हिम्मत की। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो जो बाकी स्टेट के पास पावर थी वो भी नोटिफिकेशन लाके धोखा दिया, दिल्ली के लोगों को छीनने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कहा था कि जी हम हर 2022 तक पक्के मकान देंगे हर झुग्गी वालों को। 4 लाख झुग्गियां हैं, 2,36,000 लोग बेघर कर दिए, झुग्गियां नहीं दी, मकान पक्के नहीं दिए, झुग्गियां हटाने का काम करते हैं, नजर लगाई हुई है उनकी झुग्गियों पे। हमने तो हिमांशु जी लगातार लोगों को ये राहतें दी हैं, एक एक राहत दी है जो मैं डिटेल में कर चुका हूं। थोड़ा विक्रम जी, मैं सवालों के साथ में बात कर लेता हूं। आपने काफी बातें कह ली, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देखो इन्होंने कहा था 2022 तक हम सबको पक्के मकान देंगे, अभी भी झुग्गियों में लोग रह रहे हैं। देखो, इन्होंने कहा तो था 2022 तक हम पक्के मकान देंगे, पर साथ में ये नहीं जोड़ा था नहीं दे पाए तो हम वोट नहीं मांगेंगे। आपका नेता तो बड़ा है, आपके नेता ने क्या कहा था? अगर यमुना साफ नहीं कर पाया 2025 में वोट नहीं मांगूंगा। अब आपका नेता ये तो बोल रहा है कि मैं साफ नहीं कर पाया, पर फिर भी वोट मांग रहा है। पासी जी, क्या आपको नहीं लगता है नुकसान हो सकता है, भारी पड़ सकता है? ये आपसे सवाल है एक। दूसरा, आपसे जानना यह है कि आपके नेता और आपकी पार्टी का आत्मविश्वास इतना हिल क्यों गया है? भाई 62 के आंकड़े पे आप खड़े हो,
केजरीवाल अपनी तरफ से ही बोल रहे हैं 55 जीतेंगे। 7 की हार तो मान ही ली, काम अच्छा किए, बढ़िया किए, जनता साथ है, इसके बावजूद भी सीट हाथ से जा रही है और आपके नेता भी हाथ से जा रहे हैं। 8 विधायक आपकी पार्टी को खारिज करके भाजपा के मंच पे चढ़ के दिल्ली को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं, सर्वनाश कर दिया आपने। तो पासी जी थोड़ा रोशनी दो, फिर मुकेश त्यागी जी के पास चले आपकी मदद के संदर्भ में। डॉक्टर हिमांशु जी, मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहले आपने कहा, आपके नेता ने कहा था वोट नहीं मांगे जी। देखिए, उस वक्त भी हमारे नेता की दिल्ली के प्रति प्यार, इच्छा शक्ति और दिल्ली के प्रति उनका लगाव देखिए जी। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं ये करूंगा। ठीक है, अड़चने आई, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना बड़ा षड्यंत्र रच के, कितना हमारे लीडर्स को एक षड्यंत्र के तहत फंसा के काम रोक के जेल भेजने का काम किया और कितनी ज्यादा इन्होंने रुकावटें डाली। तो इसलिए अब हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि ठीक है, मानना है बीजेपी की तरह नहीं कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए तो उसको शोर मचा के टाल देते हैं, माफी नहीं मांगी आज तक, या कहा नहीं कि हमसे नहीं हो पाया। बीजेपी की तरह नहीं 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात की थी। बीजेपी की तरह नहीं 15 लाख का जुमला ही बता दिया था। उन्होंने तो कहा कि हाँ, अगर मेरे से कमी रहेगी मैं अगली बार करके दिखाऊंगा। आज भी उनकी इच्छा शक्ति, उनकी लगन, उनका दिल्ली के प्रति प्यार साफ झलकता है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया, आत्मविश्वास में कमी। बिल्कुल कमी नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना जी डॉक्टर हिमांशु जी, ये कुछ होता है, पैसे बांटे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन चुप्पी साध लेता है। गाली गलौज होता है, इलेक्शन कमीशन चुप्पी साध लेता है। हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, इलेक्शन कमीशन चुप्पी साध लेता है। पुलिस का दुरुपयोग होता है, इलेक्शन कमीशन चुप्पी साध लेता है। हमारी गाड़ियां तक तोड़ दी जाती है प्रचार करने वाली, कोई बात नहीं जी। रमेश बिधूड़ी जी गुंडों के जरिए लगातार वहां पे हमले करते हैं, कोई बात नहीं जी। प्रवेश वर्मा जी लगातार जो है जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लगातार चौन जाब्ते की उल्लंघना करते हैं, कोई बात नहीं जी। FIR जो कंप्लेंट करने जाते हैं उनपे हो जाती है। पत्रकारों तक को अंदर कर दिया जाता है और उसके बाद अगर हमारे नेता ने कहा 55 सीटें तो आ रही हैं तो वो भी बहुत से बहुत ऊपर है। ये हमारा आत्मविश्वास ही है डॉक्टर हिमांशु जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कह सकता कितनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह सकता कितनी सीटें आ रही हैं। और एक चीज और देखिए, कल इलेक्शन है और कल का दिन ही रखा गया, क्योंकि कुछ ना कुछ वोट शायद बढ़ जाएं। तो मतलब क्या है, आत्मविश्वास की कमी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो ये कह रहा है कि हर जोरे दफा जुल्मो सितम देखेंगे, तूफान के बढ़ते कदम देखेंगे। तो बड़ी शालीनता से ये कह रहे हैं आप धक्का कर रहे हो, लेकिन हम फिर भी दिल्ली के लोग। पासी जी का कहना है कि सब कुछ हो लिया है पर फिर भी 55 तो हम जीत ही रहे हैं। पर एक बात अच्छी है, कम से कम अगर परिणाम स्वरूप भी नहीं आया तो भी पासी जी ये नहीं कहेंगे कि नहीं इस कारण से ऐसा हो गया। सबके बावजूद भी आकलन है 55 तो हम जीतेंगे। महिमा जी कुछ कहना चाह रही है। महिमा जी अगर संक्षिप्त में हस्तक्षेप कर दे तो मैं मुकेश जी के पास जाऊं, बहुत महत्वपूर्ण शख्स है हमारे साथ में, बड़ी उम्मीदें हैं उनको अपनी पार्टी से। जी महिमा जी। बिल्कुल संक्षिप्त में बस एक तस्वीर ही दिखाना चाहती हूँ मैं आपके दर्शकों को। जी। ये थोड़ी देर पहले जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात की ना इंडिया गठबंधन की, ये तस्वीर याद दिला दूं। इस तरह से आगे घूम करके उस समय चाहते थे कि सब दल आकर के इनके नेता का डिफेंस कर दें, और आज ये जो बातें बोल रहे हैं, बोलते हुए इन्हें बिल्कुल जरा सा भी लिहाज नहीं है। यही आम आदमी पार्टी का असली चरित्र है। अब क्या करें महिमा जी, आपका अपना किया धरा है सब कुछ। और अरविंद केजरीवाल जी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर दिल्ली में आए थे आपको ही निपटा के, आपकी पार्टी का तसल्ली से कब लगा के, फिर भी आप ही थे उदारवादी स्वरूप में जो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाए थे। अपना बोया हुआ कुछ तो काटना पड़ता है ना महिमा जी, क्या करें, विचार कीजिएगा। पर अभी तो मुकेश त्यागी जी के पास चलते हैं। क्या त्यागी साहब, हार की भी एक इंतहा होती है भाई, क्या कहते हो आप? कुछ बात बन रही है, कोशिश तो बहुत की है इस बार भी, हर बार करते हो आप, कमी तो हर बार नहीं छोड़ी, पर इस बार तो अति कर दी है। दिल्ली घूम रहा था मैं, सांसदों को गली गली घुमा दियो, एक एक मंडल पे 2-2 सांसद तैनात किए, वो सांसद तक अपनी हैसियत को लेकर परेशान थे। ये हालत हो गई है हमारी पार्टी में, मंडल में भी 2-2 सांसद। बात बनेगी त्यागी जी? अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी चुनौती,
आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी चुनौती, क्या कहते हैं त्यागी जी? डॉक्टर हिमांशु नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली का चुनाव बहुत गंभीर चुनाव है। एक तो राष्ट्र का कैपिटल है, यहाँ पर पूरे देश और पूरे विदेश अंतर्राष्ट्रीय उनकी निगाहें दिल्ली की किस प्रकार की अवस्था है उस पर हमारा विदेशी निवेश भी डिपेंड करता है। जी। यहाँ पे तमाम बड़े बड़े लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको किसी भी तरीके से कम नहीं किया जाए। और जिस प्रकार से ये दलदल बनी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था दिल्ली की जनता का कि जिस प्रकार से केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का सारा पकड़ के किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार को 25 या 22 हजार के वोट से हरा करके, उनका परिप्रेक्ष्य था कि वो करप्शन में फंस गई थी, कॉमनवेल्थ के सब इशू थे, तो उसका पूरा फायदा केजरीवाल ने उठाया। लेकिन उससे पहले हमारे मदनलाल खुराना भी उसके वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हैं दिल्ली के अंदर। जी। और वो तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी बताते हैं कितनी मजबूत है, 7 की 7 सीट हम लेके गए हैं। अब ये बिल्ली के बाग से तीन चार बार छीका फूट चुका है, लेकिन कहते हैं गलती भी 3 बार करने के बाद जो है फिर क्षमा याचना नहीं रहती। तो इनको जो राज मिला, राजयोग, तो उसके साथ ये राज दोष भी आ गया इनके साथ। जी। इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का झंडा गाड़ा है पूरे देश के अंदर, चाहे शराब नीति हो, अब ये केजरीवाल जी वही है, कैसे विश्वास कर ले केजरीवाल जी का? हर आदमी के साथ वो झूठ बोलते हैं। इनसे बड़ा झूठा मैंने राजनीतिक कैरियर में किसी को नहीं देखा होगा। अन्ना हजारे को इन्होंने बैक स्टेपिंग करी, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिले, कांग्रेस के साथ के मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं ना कांग्रेस के साथ करूंगा ना बीजेपी के साथ करूंगा। इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। कांग्रेस को तो खैर बार बार ये कभी हॉट एंड कोल्ड इनका चलता रहता। हरियाणा के चुनाव में भी इन्होंने कहा गठबंधन नहीं हो पाया। ये कैसा इंडिया गठबंधन का किया है कि आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं। पंजाब में कांग्रेस के मंत्रियों को उनको जेल करा देते हैं। तो इनके गठबंधन कृत्रिम है या क्या है? तो ये तो इनका चरित्र दर्शाता है। और कांग्रेस के भी चरित्र को लोग समझ गए हैं किस प्रकार से महाअघाड़ी सरकार में उन्होंने शिवसेना के साथ किया। तो अब जनता परिपक्व हो चुकी है डॉक्टर हिमांशु। और जिस प्रकार से मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, ये तीसरा कार्यकाल है और कोई भी एक भी स्कैम कांग्रेस वाले प्रूव नहीं कर पाए मोदी जी के खिलाफ, ना तो किसी स्टेट के अंदर और ना ही सेंटर के अंदर। मैं रोकना चाहता हूं मुकेश त्यागी जी, ये मोदी जी के संदर्भ में कोई स्कैम प्रूव नहीं हो पाया, आपने ये बताया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन सा स्कैम प्रूव हो गया? अरविंद केजरीवाल किसी मामले में अदालत से दोषी ठहरा दिए गए, ऐसी जानकारी नहीं आई। आपके पास आई हो तो थोड़ा साझा कर दे, मदद हो जाएगी दर्शकों को। बहुत बढ़िया बात कही है। एक्चुअली ये एक ऐसा लीगल दृष्टिकोण है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अगर दिल्ली का मुस्तकबिल समझा जा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि अभी वो ट्रायल कोर्ट में उनको सिर्फ बेल मिली है। कल हो सकता है कि ये कन्विक्शन में आ जाएं, और अगर कन्विक्शन आ गए तो किस प्रकार के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का अरे सपना? मुकेश त्यागी जी देखो, अगर कन्विक्शन में आ जाए, हो सकता है बाइज्जत बरी भी हो जाए और जिन्होंने फंसाने की कोशिश की उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। अगर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर तो ऐसा, अगर तो वैसा, क्या कहते हैं? समांतर तो ड्रॉ करिए। मोदी जी के ऊपर कोई ट्रायल कोर्ट का केस चल रहा है? जी। वहां कोई केस नहीं है। इनके ऊपर तो केस चल रहा है, और इनके एक मंत्री के ऊपर नहीं, इनके जो दिग्गज मंत्री है सब पे केस चल रहा है। ये कब कन्विक्शन हो जाएगा कुछ पता ही नहीं है। आज आतिशी इतनी ज्यादा घबरा गई कि सुबह 4 बजे उठ करके अपने क्षेत्र में जाकर के वहां पर जो है धक्का मुक्की कर रही हैं, प्रलोभन दे रही हैं। तो उन पर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन का चार्ज FIR लगाई गई तो फिर कह रही कि साहब वो तो बिदुड़ी जी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो ये लोग बिल्कुल, आप ये देखिए, इनका एक 68 था। नहीं, थोड़ा अपन मुद्दे पर रहते हैं मुकेश त्यागी, ये तो आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। अपने को जरा गंभीर विमर्श पे पहुंचना है। जब भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं का एक लंबा संगठन है, अनुशासित संगठन है, और इस आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया, जनता को भ्रमित किया, ये सब बात आप कहते हैं। तो ऐन मतदान से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के खारिज कर दिए गए 8 विधायकों को कालीन बिछाकर अपने मंच से भाजपा की सदस्यता दिलाने के लिए आप क्यों मजबूर होते हैं? मैं आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को, ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायकों को
ऐन मतदान से पहले लेने के लिए क्यों बाध्य हुई? जब आपके हालात अच्छे हैं, आपकी स्थितियां अनुकूल हैं, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई? जिन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया उनके लिए आपने कालीन क्यों बिछाया? मुकेश जी। नहीं, देखिए, जो खिलवाड़ के असली जो प्रमुख हैं और उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो है केजरीवाल जी। अच्छा। लेकिन आपने देखा होगा, गहलोत जी भी ने भी ज्वाइन किया हमें, और वो भी उन्होंने कहा कि मैं आत्मग्लानि से भरा पड़ा था, मैं प्रायश्चित करने के लिए वहां से छोड़ के निकला हूं, मुझे अलग अलग प्रकार के प्रेशर आते थे। तो बहुत से लोग इस आत्मग्लानि से गुजर रहे हैं आप पार्टी के अंदर कि हमने गलत पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो और सारे अब पापियों को अपने यहां लेने के लिए आपने कुंभ बनाया हुआ है, सबके धुलवा दे रहे हैं, ऐसा है? जिन्हें आप कल तक पापी बता रहे थे उन सबको प्रायश्चित का मौका भाजपा दे रही है, हमारे साथ शामिल हो जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा है मुकेश जी? नहीं, हमारे आएंगे तो उनके अगर कलंकित उनका कुछ होगा तो वो उनको ये क्यों दंड देते हैं हम लोग? जब जैसे करता है उसको दंड देते हैं। जैसे एक आध, क्या श्रवण जी भी मेरी मदद के लिए मौजूद है, बहुत कुशाग्र संपादक रहे हैं, मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, दोनों को मदद हो जाएगी। हमें अभी तक ऐसी कोई सूची मिली नहीं। देखिए, फिलॉसफी ये है कि आपने अतीत में जो आपके यहाँ आए उनके पाप धुल गए, इसकी तो एक लंबी श्रृंखला है, श्रवण जी बता सकते हैं। पर आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी हम लोगों की बढ़ जाए, विक्रम जी की भी बढ़ जाएगी, महिमा जी भी लाभान्वित हो जाएगी, महिमा जी को भी संकोच नहीं होगा इस लाभ से कि अगर आपसे पता चले कि जिन्हें आपने अपने यहाँ लिया और उनके दंडित हुए, थोड़ा मदद करो ना मुकेश जी, आज तो कमाल ही हो जाए। का इतिहास कितने संगीन हो, अगर आप उसके बाद हमारी पार्टी में आने के बाद अगर हमारी पार्टी के दर्शन के साथ आप अलाइन नहीं होते हैं तो आपको तो निष्कासित कर दिया जाएगा या आपको दंड दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तभी मैं आपसे बार बार कह रहा था कि हमारे ऊपर कोई स्कैम का इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर ना तो किसी स्टेट में ना किसी सेंटर में आया। और किस प्रकार से दिल्ली में आज आप ये देखिए हिमांशु जी कि दिल्ली पहली बार, जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट था, उसमें लॉसेस इन्होंने पहली बार रजिस्टर किए। क्यों? इन्होंने सारे पैसे को जो है इधर उधर बांट दिया है। और किस प्रकार से शराब नीति के बारे में बात करना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से भी इन्होंने किस प्रकार से शराब नीति दो सवाल है मेरे। अगर ये सरकार खराब है, अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है, तो सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के दौरान ये कहने के लिए बाध्य क्यों हुए कि आप तो सरकार बदल दो, जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो उन्हें चालू रखा जाएगा? अगर इस सरकार ने काम ठीक नहीं किया तो इस सरकार की योजनाओं को लोक कल्याणकारी कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों बाध्य हुई? 3 दशक से ज्यादा हो गए इन चुनावों को देखते हुए। मुझे किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा ये कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी। अरविंद केजरीवाल ने इतना मजबूर कर दिया आपको, आम आदमी पार्टी ने इतना विवश कर दिया कि आप कह रहे हो बदल दो सरकार, योजनाएं चालू रखेंगे जन कल्याणकारी। मुकेश जी, मानते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल की दिखाई राह पर चलने के लिए मजबूर हो गई भाजपा? स्वीकारेंगे? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं स्वीकारूंगा। डॉक्टर हिमांशु, आप देखिए कि हमारी प्रोग्रेसिव रिजीम है। अभी आपने देखा मिडिल क्लास को कितना बड़ा हम लोगों ने टैक्स बोनेंजा दिया जी। कितने मिडिल क्लास के लोग जो हमेशा हम पर ये लांछन लगता रहता था कि मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं है जी। अभी निर्मला सीतारमण जी के बजट ने पूरा 12 लाख तक के जो है आपके उसको, अरे बड़ा डरा के रखे हो मुकेश जी, आप कह तो दिए 12 लाख तक टैक्स फ्री, पर उसके साथ में ये भी बताया 8 तारीख को कुछ पेशवेश करने वालों इनकम टैक्स के अंदर में रिफॉर्म डिटेल में, वो डिटेल बड़े डराए हुए हैं। देखिए, हमें तो चुनाव लगातार लड़ने हैं, अगले साल बिहार में लड़ने हैं, तो अगर हम रोल बैक करेंगे, हमारी आदत नहीं है रोल बैक करने की, हमने जो बोल दिया तो उसको करके दिखाएंगे। उसमें बिटवीन आप ये तो भाई इनकम टैक्सेशन के कैलकुलेशंस कैसे होती हैं तो जटिल मामला है, लेकिन ये आप देखिए कि कितना बड़ा कदम उठाया है। अरे ऐसा पहले कभी आपने देखा क्या कि बजट में ये कहा गया हो कि रिफॉर्म हम जो है 1 हफ्ते बाद बताएंगे? बजट में ही बताया जाता है क्या क्या करेंगे। ये 8 तारीख तक की गुंडी क्यों लगाई मुकेश जी? आपको ये बात समझ में आई?
नहीं, देखिए ऐसा है कि टैक्स का मामला जो है, अब आपको फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल करना है, आपको हर तरीके से कैलिब्रेशन करना। आप ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, आप उसका तो स्वागत करिए आंशिक रूप से। जब आप 8 तारीख का, अभी से क्यों आप उसकी विश्लेषण कर रहे हैं? तो अभी तो आप उसका आनंद उठाइए, और उसके बाद जो अगर अगर गलत करती है तो बीजेपी की छवि जो है चलिए, पूरे मैं इसके आनंद के लिए श्रवण जी के पास आता हूं, लेकिन एक सवाल आपसे और पूछता हूं, लेकिन उससे पहले एक बयान दिखवाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा है, इस पर मुकेश त्यागी जी आपकी टिप्पणी चाहिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमने इस देश की राजनीति में कई बयान सुने जिसमें नेता ये बताता है कि जो कहा सो किया, जो कहा नहीं वो भी किया, इतना बढ़िया किया, ऐसा किया। ये पहला मौका है जिसमें एक नेता खुलकर ये कह रहा है कि ये 3 काम 2020 में मैंने बोले थे, मैं ये नहीं कर पाया, आप मौका दीजिए, अगली बार कर दूंगा। इस ईमानदारी पर, इस स्वीकारोक्ति पर मुकेश त्यागी जी आपका फिदा होने का कितना मन कर रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। फिदा होने का नहीं, उनको कहा, ये कहते हैं कि यू हैव बीन कॉट पेंट्स डाउन, मतलब हाथ कंगन को आर्ची किया, पढ़े लिखों को फार्ची किया। सब सड़कें दिखाई दे रही हैं, गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। आप प्रदूषण को उठा के देख लीजिए, आप पानी को देख लीजिए, नीला पानी आता है जल में। तो अगर उन्होंने अपनी ये, उनको लग गया, अब जहां पे केजरीवाल जी जाते हैं और आप पार्टी के लोग जा रहे हैं, वहां पे खुलेआम बोल रहे हैं केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। ये जनता के अंदर ये नैरेटिव इतना सेट हो गया है। अब ये केजरीवाल जी अपनी एक बड़ी मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, मैं जो बोलता हूं ईमानदारी से बोलता हूं, अपनी गलतियों को मानने को भी तैयार हूं। कौन सी गलती मानी है आपने? आपने कांग्रेस के साथ वो किया, आपने अन्ना हजारे को छोड़ा, आपने कहा मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, आपने गाड़ी ली, आपने शीश महल बनाया। आपने कौन सा वायदा जो है जनता के आगे रख करके पूरा किया है? आप सिवाय, मैं समझता हूं इतना बड़ा राजनीतिक उपहास हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में नहीं होगा जो केजरीवाल हैं। और भोली राजनीतिक उपहास किया है मुकेश त्यागी जी, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, ये अलग बात है। उनकी पार्टी बोल रही है सत्ता में ला दीजिए, जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगे। क्या कहते हैं श्रवण जी? दिल्ली में चुनाव भले ही 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच में हो, चुनाव का केंद्र तो अभी भी अरविंद केजरीवाल ही हैं। फैसला यही होना है कि केजरीवाल चाहिए या केजरीवाल नहीं चाहिए। क्या कहते हैं श्रवण जी? निश्चित रूप से ये फैसला यही होना है, और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से वहां जोर चल रहा है या जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां का चुनाव काफी निर्णायक हो गया है। और केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि 55 सीटें मिलेंगी, या वो अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने ये 3 काम नहीं किए, चाहे पानी का हो या सड़कों का हो या और चीजों का हो, तो फिर एक बहुत बड़ा एडमिशन वो जनता के सामने कर रहे हैं। अब मैं इसको एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिट्रीट मानता हूं जी। कि 10 साल तक आप सत्ता में रहने के बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि आपको इस तरह की बात कहना पड़ रही है कि आप ये काम नहीं कर पाए। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने आखिर किया क्या है। कारण ये है, जो हमारे ये पासी साहब ने भी बताया, बहुत सारे काम उन्होंने किए। देखिए, मैं दिल्ली का बजट देख रहा था। दिल्ली का बजट में इतना ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस है जी। कि वो चाहे जितना दें वो कम नहीं होने वाला है। पर रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में जब मैं जा रहा था, बजट के एक्सपेंडिचर में, तो पासी जी ये बताएं कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने कौन सा प्रोजेक्ट दिल्ली में खड़ा किया जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में दिल्ली के बजट में लगातार कमी हुई है।
तो आप अगर लोगों को मुफ्त की चीजें देना चाहते हैं, अगर जैसे ये बताएं कि इंडस्ट्रीज में क्या काम किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम क्या किया, लोगों को रोजगार कैसे दिया, युवाओं के लिए क्या किया है इन्होंने दिल्ली में, तो युवा उनके साथ बाकायदा हो जाए। आप चुनाव जीतना चाहते हैं केवल इस नाते, जैसा पासी जी कह रहे हैं, 25,000 रुपए का आपने लाभ दिया हर परिवार को या हर व्यक्ति को। अब इसको आप एक लोकतांत्रिक देश में एक वोट खरीदने की रिश्वत नहीं मानेंगे क्या? आप जिस लड़ाई के दम पर सत्ता में आए थे, वो लड़ाई आपकी कहां चली गई? मैं जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली में शाहीन बाग की लड़ाई हुई तो अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं थे। दिल्ली में दंगे हुए तब वो किसके साथ खड़े थे? जामिया मिलिया का हुआ तो किसके साथ खड़े थे? जेएनयू का हुआ तो किसके साथ हुए थे? पासी जी मुझे बताएं कि क्या दिल्ली के किसी मुस्लिम इलाके में अरविंद केजरीवाल जी किसी चुनाव प्रचार के लिए गए क्या? या दलित समाज के लिए उन्होंने क्या किया? केजरीवाल जी ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाया है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिसमें कुछ अपर कास्ट हैं और तमाम तरह के लोग हैं, जो वो कैप्चर करना चाहते थे, जो कैप्चर की उन्होंने, उसके दम पर वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो फसाड था उनका, वो क्रम्बल हो रहा है, पूरी तरह टूट रहा है। और दूसरा उन्होंने जो किया कि सारे विपक्षी दलों को नाराज कर दिया, यानी कांग्रेस को नाराज करना, जैसे कांग्रेस को नाराज करके आप दिल्ली की सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है कि आप इंडिया ब्लॉक में भी बने रहना चाहते हैं और कांग्रेस को बेईमान, राहुल गांधी को बेईमान भी बता रहे हैं? मतलब ये ऐसा है कि कल से भारतीय जनता पार्टी वहां बिहार में चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को बेईमान बताए, या अपने किसी घटक दल के नेता को बेईमान बताए। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, जो उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स जो है केजरीवाल की पिछले 10 सालों की, 12 सालों की, वो इसी तरह चली, इसी तरह पे चली है। श्रवण जी को कुल मिलाकर अभी केजरीवाल को लेकर हालात अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो राजनीति वो कर रहे थे, उस राजनीति में कहीं सुराख नहीं, बल्कि ठीक ठाक सेंध दिखाई दे रही है, सुरंग दिखाई दे रही है। मुझे आना महिमा जी के पास है, लेकिन केजरीवाल के संदर्भ में बात करते हुए लगातार पासी जी को संबोधित कर रहे थे श्रवण जी, तो पासी जी के पास चले जाते हैं और पासी जी से पूछ लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल। एक अंग्रेज थे, उन्होंने भी किया था बांटो और राज करो, उनका बांटना कुछ दूसरा था। श्रवण जी बता रहे हैं आपने भी फार्मूला यही निकाला, बांटो और राज करो। श्रवण जी पूछ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत तो पूरा काम लगा दिया दिल्ली का। आज मासूम से बन के बोल रहे हो हम कर नहीं पाए। करते कैसे? बांटने से फुर्सत मिलती तब मिलते। जिसको यूरोपियन स्तर का देश की राजधानी बनाना था, वो दिल्ली जो खूबसूरत थी उसको बदसूरत करके रख दिया आपने। फिर भी चाहते हो दिल्ली पे राज आप ही करो। कुछ जाते नहीं है पासी जी। हिमांशु जी, श्रवण जी ने जो बांटने वाली बात की है वो करनी तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, इनकी अपनी सोच है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम ले दिया। पर ये सभी जानते हैं कि देश को या दंगों को अगर आप कहीं भी चिन्हित करते हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम है। आप श्रवण जी शायद अरे सुनिए पासी, आप बांटने को समझ नहीं पाए। बांटना मतलब रेवड़ियां बांटना, ये मुफ्त वो मुफ्त, ये भी मुफ्त वो भी मुफ्त। उसका भी जवाब देना। अब दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली के बजट की तो इस बार भी जो 24-25 का कैपिटल एक्सपेंडिचर था 7,000 करोड़ के करीब था। और ये आम आदमी पार्टी की नीतियां ही है कि जब सरकार में आए थे तो 24,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, जो बढ़ा के 78,000 करोड़ पे लेके गए हैं। और जो रेवड़ियों की ये बात करते हैं ना जी, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि चंद घरानों को देसी घी के घेवर खिला दो
आम आदमी पार्टी ने तो लोगों को इस महंगाई के जमाने में राहत देने का कार्य किया। अभी श्रवण जी ने ये 12 लाख की बात बीजेपी के उसने की थी, प्रवक्ता ने, तो मैं इनको बता दूं, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया डॉक्टर हिमांशु जी, अभी तो इन्होंने जो क्या ना बिल लेके आ रहे हैं जी, हम उसमें देखेंगे क्या करना है। सिर्फ एक इलेक्शन के मद्देनजर 12 लाख का कह दिया, लेकिन इसमें भी साथ के साथ एक और काम कर दिया डॉक्टर हिमांशु जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2% बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5% बढ़ा दिया, वो भी मध्यम वर्ग की जेब पे डाका है। अब दूसरी ओर बताता हूँ, बड़ी देर से मध्यम वर्ग आस लगाए बैठा था कि बजट आएगा जो 100% टैक्स पेट्रोल और डीजल पे लेती है केंद्र सरकार, कम करेगी। नहीं किया, मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली। हाँ, 14,56,226 करोड़ रुपया चाहते कॉर्पोरेट्स का जरूर माफ कर दिया, ये जो एनपीए कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और किया श्रवण जी ने कि केजरीवाल जी ने तो ये कह दिया, ये उन्होंने तो माना कि ये काम हम नहीं कर पाए। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने माना कि हम रोजगार नहीं दे पाए, हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, हम जो है जी देश के हालात दुरुस्त नहीं कर पाए, हम मणिपुर के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए, हम जो है जी दंगे हमारी जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो नू में हुए थे चाहे वो मणिपुर में हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए। केजरीवाल जी ने तो जो कमी रह गई वो बताई। और दूसरी बात सुनिए, ये कहते हैं कैपिटल एक्सप्रेस क्या क्या किया दिल्ली के लिए, 38 फ्लाईओवर हमारी सरकार ने बनाए हैं, 450 किलोमीटर मेट्रो एक्सपेंशन हुआ हमारी सरकार के समय। केजरीवाल सॉरी आतिशी जी और मोदी जी ने उसने उद्घाटन भी किया, आपने सभी ने कवर किया था। 10,000 किलोमीटर का नया नेटवर्क बनाया, रोड नेटवर्क। क्या जो जिनको अरे पासी जी, अगर इतने अच्छा बना होता तो केजरीवाल जी माफी थोड़ी मांग रहे होते सड़कों की दुर्दशा को लेकर। पहले तय कर लो ना घर के अंदर, अच्छा किए या बुरा किए। आपके सुप्रीमो खुद बोल रहे हैं ना कर पाया मैं, पासी जी बोल रहे हैं 10,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क तैयार कर दिए। अगर कर दिए होते तो केजरीवाल हमको ये बोलते ना कर पाया। थोड़ा विचार कीजिएगा। आखिरी दौर की बातचीत है, महिमा सिंह जी के पास मैं रुक कर रहा हूं। महिमा जी, एक निर्णय पर पहुंचना है। 2 बार से तो खाता नहीं खुला। शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो भी काम किया ठीक किया, बढ़िया किया। इस बार खाता खुलने की उम्मीद, सरकार बनाने की उम्मीद, या मुश्किल में एक बार फिर केजरीवाल जी को साथ देने की उम्मीद? महिमा जी सही बताओ ना, किस उम्मीद से रहे आपके साथ? आपकी बात का उत्तर दूं उससे पहले 2 बिंदु में भाजपा के प्रवक्ता की लंबी चौड़ी बात सुनते हुए देना चाह रही थी, बड़े संक्षिप्त में बोल। ये पहली बात तो जो उन्होंने कहा कि कोई एक घोटाला कोई बता दे, अरे सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे विश्व को बता दिया कि इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बॉन्ड्स के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में इस देश के साथ किया, उसे असंवैधानिक घोषित किया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? बाकी तो सारी संस्थाओं की, बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस की तो गर्दन पकड़ रखी है इन्होंने कि कोई और इनके खिलाफ मजाल है कोई कार्रवाई कर दे। दूसरी बात इन्होंने कही कि साबित किसी कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा हो, मोदी छोड़िए, अरे आपके सबसे ज्यादा सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, रिकॉर्ड की बात है, और वो साबित भी हो जाएंगे। तो फिर आप तय कर लीजिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कीजिएगा। अब आपने जो सवाल पूछा डॉक्टर द्विवेदी, वो उस बात का जवाब मैं फहमी बदायूनी जी की गजल के 2 शेरों के रूप में आपको दूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी अभी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, आम जनता की भाषा में कहा जाए तो लंबी लंबी फेंक रहे थे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सजाए हुए रथ पर सवार होकर जो ये आए थे सत्ता में, जब आए थे उस समय क्या रेवेन्यू था और उस समय क्या हम लोग जो है एक्सेस छोड़कर गए थे, और उसी के ऊपर इन्होंने अपनी सफलता का दांव खेला है। तो फहमी बदायूनी जी की उस गजल का पहला जो शेर है ना, वो आपने थोड़ी देर पहले जो केजरीवाल जी का बयान चलाया था उसे बयान करते हुए कहता है कि मेरी वादा खिलाफती पर वो चुप है, उसे नाराज होना चाहिए था। मन ही मन जानते हैं कि जनता उनसे नाराज है और असमंजस में है, कल होगा क्या। लेकिन वहीं जनता आज उन्हें ये जवाब दे रही है, कांग्रेस को जिताने का मन बना करके, कि हमारा हाल तुम भी पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। वफा मजबूर तुमको कर रही थी, तो फिर मजबूर होना चाहिए था। जब वफा की थी, दिल्ली की जनता ने वोट डाला था, तो उन वादों को निभाना चाहिए था। नहीं निभाया तो फिर नतीजा देखने के लिए जो है तैयार हो जाइए। ये उम्मीद झूठी लगाकर मत बैठिए कि दिल्ली की जनता एक बार फिर उन पर विश्वास जताने जा रही है। हाँ, वहीं पर जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते हैं
कि कांग्रेस कोई सीटों का नंबर नहीं दे पा रही है। अरे आपकी जितना बड़ा मुंह नहीं है ना कांग्रेस का। कांग्रेस वास्तविकता में जीती है, वास्तविकता में काम करती है, वास्तविकता में वोट मांगती है, वास्तविकता में ही जीत हमारे हक में आएगी कल। और वो क्यों आएगी? क्योंकि हमने जो प्रतिज्ञा दिल्ली की जनता के सामने कल की है, हमारे तमाम नेताओं ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को मिटाने के लिए, साफ पानी का प्रबंध करने के लिए, दिल्ली में कूड़ा मुक्ति करने के लिए, जाम से, सड़कों के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, यमुना की सफाई करने के लिए, गरीबों, दलितों, आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए, बहनों के खाते में 2500 डालने के लिए, 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने के लिए जो राजस्थान में हमने करके दिखाया था, युवाओं की पहली नौकरी पक्की करने के लिए, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए, ये जो तमाम वायदे हमने किए हैं ना, और 500 रुपए का सिलेंडर जैसा हमने राजस्थान में किया था, तो वो हम करने जा रहे हैं। इसलिए कल का जो वोट है वो तो कांग्रेस के हक में पड़ने जा रहा है डॉक्टर द्विवेदी। 8 तारीख को फैसला भी कांग्रेस के हक में आने जा रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस के पक्ष में ही फैसला आएगा। महिमा जी ने तमाम कारण गिना दिए। मुकेश त्यागी जी, डर तो नहीं गए आप महिमा जी के द्वारा गिनाए गए कारणों के साथ में किए गए दावे को लेकर? एक और हार आपके हिस्से में तो ना आ गई? देखिए, कहते हैं जेनेसिस ऑफ द हिस्ट्री जो है ना, बिगेन विद कांग्रेस सपोर्ट। जो उन्होंने, आपने अगर सपोर्ट नहीं किया होता आम आदमी पार्टी को, उनकी माइनॉरिटी में नंबर्स आए थे, शायद 28 आए थे जी, और आपने उनको सपोर्ट करके, हमारे तो 32 आए थे एक्चुअली, उनसे ज्यादा ही थे हमारे जी। आपने उन्हें सपोर्ट करके आपने उनको सत्ता में काबिज आपने करवाया है, जबकि आपके खिलाफ वो लड़े, आपके खिलाफ उन्होंने पूरा मुहिम कराया। तो आप, और कांग्रेस का तो देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस गंभीर पार्टी नहीं जी। है। आपके राहुल गांधी जी 2-3 दिन पहले लालू प्रसाद यादव के साथ तो बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पे रैली ट्वीट कर रहे हैं यहाँ के इनके कार्यकर्ता कि आने वाले हैं राहुल गांधी जी, आने वाले हैं, आप धैर्य बना के रखिए, और राहुल गांधी जी का बाद में आता है समाचार कि वो नहीं आ रहे हैं। तो इतने गंभीरता के साथ तो आप दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका जी चली गई थी वाडनार। तो आपका मुझे बताइए कि आपका गंभीर चरित्र दिल्ली को कब दिखाई देगा? आपके वायदे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी डुबो दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रलोभन देकर के आप चुनाव जीती, वहां पे भी बहुत कम मार्जिन से जीती हैं। वहां पे जो है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश जो है डेट के, अरे वो तो ठीक है मुकेश जी, अगर कांग्रेस ने यहाँ पे ठीक ठाक वोट नहीं लिए तो आपका क्या होगा? आप पहले तय तो करो, आप चाह क्या रहे हो? या कांग्रेस ने आपकी उम्मीदें तोड़ दी हैं इसलिए आप अभी से इतना गुस्सा हो गए हो? नहीं, मेरी उम्मीद है 4% से 8 या 9% इनके आ जाएंगे। तो कुल मिला के मर्म में पहुंचिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों की जितनी चिंता की है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को वोट ठीक ठाक आ जाए इसकी भी चिंता की है। पर क्या कांग्रेस के संदर्भ में भाजपा की ये चिंता कल मतदाताओं के द्वारा फलीभूत होगी? क्या केजरीवाल की इस देश की राजनीति में एक नई शुरुआत, आत्मस्वीकृति विफलता के संदर्भ में क्या जनता के द्वारा सिर माथे पर ली जाएगी? और क्या दिल्ली के संदर्भ में एक स्पष्ट जनादेश देखने को मिलेगा, या दिल्ली भ्रमित तौर पर अपना नतीजा व्यक्त करेगी? सबका पता 8 तारीख को चलेगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं इस चुनाव के संदर्भ में, और आभार आप सभी पैनलिस्ट का जो इस चर्चा का हिस्सा बने। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर समर्पित उन तमाम दावेदारों को जो इस विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीद के साथ है। हमारा शेर ये कहता है कि अब तक दिल एक खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शमाएं भी बुझाने के लिए। अहमद फराज ने क्या कमाल की बात कही थी। हर राजनीतिक दल मतदाता को इस उम्मीद के साथ याद कर रहा है। आग्रह मतदाताओं से है, जिसके भी पक्ष में मतदान कर रहा हूं कीजिएगा, पर मतदान जरूर कीजिएगा। इस अपेक्षा के साथ, इस आग्रह के साथ, इस अनुरोध के साथ अब मुझे दीजिए याद। कल मिलेंगे चर्चा के तहत विशेष चर्चा में। कल एग्जिट पोल रहेगा, तो महा एग्जिट पोल लेकर आपके साथ शाम 7 बजे से जुड़ूंगा। याद रखिएगा, और अभी मुझे याद दीजिएगा। सारा